फटाफट अंदाज में देश विदेश की 40 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का। किसान आंदोलन 2.0 का आज 10वां दिन है। बॉर्डर पर अभी भी टेंशन का माहौल है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में किसान मोर्चा अपनी अगली रणनीति पर मंथन कर रहा है। सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आने के लिए न्योता दिया है, लेकिन किसानों के मन में क्या है ये शायद इस बैठक के बाद ही साफ हो पाए। तो एक तरफ अन्नदाता के आक्रोश पर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष काफी हमलावर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर समेत 30 जगहों पर सीबीआई की रेड इस वक्त है और ईडी के केजरीवाल को 7वें समन पर भी सियासत काफी गर्म है। तो दो खबरें महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही खबरों की विस्तार से पड़ताल हम करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं दो सहयोगी जुड़ गए। चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ असीम बस्सी जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप रविकांत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम खबरों पर हम दोनों ही संवाददाताओं का रुख करेंगे, कि जानकारी आपके सामने दोनों लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। देखिए, दिल्ली में सरकार को 2 दिन की राहत जरूर मिली है, आज की और कल की, क्योंकि दोनों ही दिन दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। ये एक बड़ी जानकारी आपके लिए। दिल्ली में सरकार को 2 दिन की राहत है। चंडीगढ़ में किसानों ने एक बड़ी बैठक की है। संयुक्त किसान मोर्चा का रणनीति पर मंथन चल रहा है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर फिलहाल किसान डटे हुए हैं, लेकिन जो दिल्ली कूच की वो तैयारी कर रहे थे उसे फिलहाल 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली में, ये सरकार के लिए जरूर राहत की बात है, क्योंकि 2 दिन की राहत किसानों ने दी है। जो कार्रवाई उनके साथ की गई है वो ऐसे लग रहा है जैसे डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, डिक्टेटरशिप का पार्ट है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मांगे हैं वही एसकेएम की मांगे हैं, वो 2 फॉर्म लड़ रहे हैं, वो जिस हिसाब से लड़ रहे हैं वो उनकी बात। 25 रुपये तो वो नज़दीक भी है नहीं, जो 52 C2 प्लस 50% कह रहे हैं, उसके नज़दीक भी गन्ने की पेमेंट नहीं आ रही। वो चुनाव का जो स्टंट है वो कई स्टेटों को खुश करने के लिए किसान। तो देखिए, 2 दिन की राहत है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। आगे क्या होगा ये तभी साफ हो पाएगा जब मंथन जो चल रहा है उसका कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा। और हमारे पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी इससे जुड़ी है, सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं असीम बस्सी के पास। असीम, बताइए हमारे दर्शकों को ताजा अपडेट क्या है फिलहाल। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल क्योंकि वहाँ पे सरबजीत पंधेर हैं, सरवण पंधेर, उन्होंने कॉल किया था कि 2 दिन के लिए जो है उसको कॉल ऑफ किया था, दिल्ली मार्च जो है। लेकिन यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। ये सारे ही टॉप के जो किसान लीडर्स हैं, आपको याद होगा एसकेएम ही पिछली बार था जिन्होंने दिल्ली आंदोलन किया था और दिल्ली आंदोलन में जीत हासिल की थी जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद खेती कानून रद्द किए थे। ये मीटिंग चल रही है, मैराथन मीटिंग है, पूरे पंजाब से, हरियाणा से, साउथ से भी, और राकेश टिकैत भी यहाँ पर मीटिंग में मौजूद हैं। मुझे जो लग रहा है, हो सकता है ये शंभू बॉर्डर ना जाएं, खनौरी बॉर्डर ना जाएं, लेकिन एसकेएम एक पैरेलल प्रोग्राम देगा सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए। कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर दिया जाएगा कि किस तरह प्रेशर बनाया जाए और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, डेफिनेटली स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैराथन मीटिंग यहाँ पे चल रही है, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों में भी ये चाहे उस दिल्ली मार्च मोर्चे में नहीं है शरीन, लेकिन ये सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। जो हुआ, टोल प्लाजा फ्री कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज ये डेफिनेटली पैरेलल प्रोग्राम। ठीक है असीम, नजर रखिएगा इस पर और बताइएगा जैसे ही कोई नया अपडेट आपके पास हो। आप रहिए मेरे साथ। मैं इस वक्त एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं। लुधियाना में किसानों ने हंगामा किया है। किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। किसान की मौत के मामले में ये प्रदर्शन इस वक्त वहां किया जा रहा है। प्रदर्शन के चलते हाईवे पर एक लंबा जाम देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लुधियाना में किसानों का हंगामा। किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है। किसान की मौत के मामले में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे लेकर एक लंबा जाम फिलहाल देखा जा रहा है। असीम, क्या जानकारी है? विरोध सीधे तौर पर जाम कर दिया गया नेशनल हाईवे, क्या अपडेट वहां से? जी, मैं आपको बता दूं, कल जैसे ये घटना हुई थी खनौरी में, कि पता लगा था कि एक किसान जो है उनकी मृत्यु हो गई है यहाँ पर, उसके बाद से लगातार बहुत गुस्सा है किसानों में। जो मोर्चा है वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, एसकेएम भी कर रहा है, इसीलिए किसान जो है नाराज हैं, हाईवे पे जाम लगाया है और मांग यही है कि जो है दोषियों को पकड़ा जाए। आपको मैं बता दूं, सुबह एसकेएम के जो लखोवाल है, हरिंदर लखोवाल, हमसे बात की थी। उन्होंने क्लियरली बोला था कि पंजाब को हरियाणा की चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और हरियाणा के डीजीपी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये किसानों का गुस्सा उसी जो नौजवान की जो हत्या हुई है, जो मौत हुई है, उस पूरे एजिटेशन में, उसकी वजह से आया है और सड़कों पे भी आ गया है।
ठीक है, तो इसको लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है और फिलहाल नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है किसानों ने। आप रहिएगा हमारे साथ। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है। कृषि मंत्री कह रहे हैं सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। 4 दौर की बातचीत जो है वो सार्थक, उसमें चर्चा हुई, समाधान ऐसा हो जो सबके हित में हो, हम फिर से बात कर सकते हैं। तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का ये महत्वपूर्ण बयान सुनिए जरा। हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। तो देखिए, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों को बातचीत का न्योता दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अन्नदाता के मुद्दे पर कैसे सियासत में घमासान मचा हुआ है, जरा वो भी सुन लीजिए। ये हमारी सरकार ने की हमारी प्रतिबद्धता है किसान के प्रति। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। किसानों की हत्या कर रहा है, डर रहा है किसानों को, हमारी देश के राजधानी में आने से रोक रहा है। ये कायरता है। किसान हित की बात करना एक अलग बात है और किसान के पक्ष में बोलना एक अलग बात है। मोदी जी किसान के हित की बात करते हैं। एमएसपी को आप देखें कितना बढ़ गया। जिन्नियां भी मीटिंगां हुईਆਂ ने, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। तो सुना आपने किस तरीके से अब इस पर अलग अलग तरह से सियासत हो रही है, बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। असीम, यहां पर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई रास्ता जो है वो बातचीत का खुला हुआ है और समाधान उसी से निकलेगा, क्योंकि सरकार किसानों का हित चाहती है। किसानों के मन में क्या चल रहा है? मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कल अर्जुन मुंडा का भी ट्वीट आया था और उन्होंने बोला था कि हम इनवाइट करते हैं फार्मर्स को टॉक्स के लिए, उसके बाद किसानों ने एक मीटिंग की थी। 2-3 घंटे वो मीटिंग चली, वहां पे शंभू बॉर्डर पे हम वो मीटिंग में थे, लेकिन इनकंक्लूसिव रही। और उसके बाद जब पंधेर स्टेज पे आए, डलेवाल स्टेज पे आए, उन्होंने बोला कि सरकार क्लियर करे कि वो एमएसपी को लॉ बनाएगी या नहीं बनाएगी, वो किन एजेंडास पे बात करना चाहती है, क्योंकि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने पे ही पेच फंस रहा है। वो कह रहे हैं बार बार मीटिंग करने का फायदा क्या है, जो अगर सरकार ने उस बात पे आना ही नहीं है। सो एमएसपी को लॉ बनाना है कि नहीं बनाना है, इसको सरकार क्लियर करे, तभी मीटिंग जो है कल जो उन्होंने बोला था स्टेज से आएगी। यही कारण है। और उसके बाद वहां पे खनौरी में वायलेंस हो गया, एक युवक की जान चली गई, और उन्होंने इस माहौल को देखते हुए कि हम इसको 2 दिन के लिए अभी स्टैंड बाय रखते हैं। और आज एसकेएम की भी मीटिंग है। संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह एडिशनल फोर्स जो है इस पूरे आंदोलन को देता है, वो भी देखना होगा। सो आई थिंक अब 4 राउंड ऑफ टॉक्स हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी जो लॉ बनाने की बात है उसको लेकर ही किसान अड़े हुए हैं, और वहीं से ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ है। ठीक है, तो एमएसपी पर कानून बनाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है आप आइए टेबल पर, एक साथ इस पर बात होगी तभी समाधान निकलेगा। एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच केंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया है। गन्ना खरीद की कीमत में 8% का इजाफा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानों को अनुपम सौगात है ये। 5 करोड़ गन्ना किसानों के हित में फैसला है। अमित शाह का ये बड़ा बयान, और वो ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये 8% के इजाफे की बात गन्ना खरीद की कीमत में की गई है। और गृह मंत्री ने इसे कहा कि ये तो अनुपम सौगात है किसानों के लिए। 5 करोड़ गन्ना किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का एक्शन इस वक्त जारी है। दिल्ली समेत 30 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केस में छापा जो है वो मारा जा रहा है। मलिक की तरफ से यह कहा गया है कि बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई से 3-4 दिन से मैं बीमार हूं, किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं। तो सत्यपाल मलिक का इस छापेमारी पर यह बयान कि बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो इन्हें कुछ मिला नहीं है, लेकिन कोशिश में है कि किसी का बयान करा के मुझे फंसाएं। तो देखिए, सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मुझे सिर्फ परेशान किया जा रहा है इस छापेमारी को लेकर। सीधे इस पर हम बात कर लेते हैं। रविकांत, सबसे पहले तो ताजा अपडेट दे दीजिए, अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है अभी।
देखिए, छापेमारी जारी है। यहाँ हम सोम विहार में खड़े हैं। सत्यपाल मलिक का जो फ्लैट है वो इसी सोम विहार में है। ये तस्वीर है और सामने एक एफ ब्लॉक आपको दिखाई देगा। एफ ब्लॉक में उनका फ्लैट है और वहाँ अभी सीबीआई की रेड चल रही है। 8 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और ये रेड इस समय चल रही है। मेरी सत्यपाल मलिक से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वो 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पैर में गैंग्रीन जैसा इन्फेक्शन होने लगा था, जो कि अभी बेहतर हालत में है, लेकिन वो अभी एडमिट है। उनका ये कहना है कि चूंकि पिछली बार किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए ये किसानों के पक्ष में आवाज उठा दी थी, इसकी वजह से ये सजा उन्हें मिल रही है। उनके ऊपर ईडी के छापे हुए हैं। ये तीसरा छापा उनके ऊपर पड़ा है और उनका ये कहना था कि वो सीबीआई की रेड से डरेंगे नहीं और अपनी आत्मा की आवाज से वो चलते हैं। और उन्होंने अभी भी जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन किया है और ये कहा है कि कहीं न कहीं उनको किसानों के पक्ष में बोलने की सजा दी जा रही है। और इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है इस तरह की कार्रवाई से। ठीक है रविकांत, आप मेरे साथ रहिए, आगे भी इस पर बात होगी। लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठता है कि सत्यपाल मलिक पर आखिर ये एक्शन क्यों हो रहा है। तो आप इसे जरा समझिए, कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं। मामला क्या है? किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें ये छापेमारी हो रही है। सत्यपाल मलिक पर एक्शन, कहां पर छापेमारी? दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पटना, जोधपुर, बाड़मेर, नोएडा, बागपत समेत 30 ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त ये रेड जो है वो डाली जा रही है अलग अलग जगहों पर। क्या हुआ था? देखिए, 2019 में सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये 2019 का मामला है जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था सिविल वर्क से जुड़ा हुआ। और इस पूरे मामले पर अब क्यों छापेमारी हो रही है? 2200 करोड़ रुपए के आवंटन में भ्रष्टाचार का दरअसल आरोप लगा है और इसी को लेकर ये छापेमारी इस आरोप के बाद जो है वो की जा रही है। सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था? जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहते हुए परियोजना से जुड़ी 2 फाइल्स की मंजूरी के लिए 300 करोड़ की पेशकश की गई थी। सत्यपाल मलिक ने ये कहा था और इस पूरे मामले पर अब जो एक्शन हो रहा है उस पर आपने वो भी सुना कि सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक, जिनकी परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है क्योंकि जांच एजेंसियों की छापेमारी के घेरे में वो फंसे हुए हैं। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला, लेकिन ये है क्या? अब आप इसको आपको समझाते हैं। देखिए, कहां है ये परियोजना? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में। और इसके साथ ही इस पूरे मामले को आपको समझने में आसानी होगी। चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। ये किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी पर यह प्रस्तावित है और इसी को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कितने मेगावाट की है ये योजना? जो परियोजना है वो 624 मेगावाट की है और इसके अलावा अनुमानित लागत इसकी क्या है? तो वो करीब 4287 करोड़ ये इसकी अनुमानित लागत है। और निर्माण का जिम्मा किसके पास है इसका? चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर इस वक्त जो है इसके निर्माण का जिम्मा है। जिम्मेदारी इस पूरी कंपनी के ऊपर इसके निर्माण कार्य की है और इसी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इसी में फिलहाल घिरे हुए नजर आ रहे हैं सत्यपाल मलिक। उनका यह कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। किसान का बेटा हूं लेकिन डरूंगा नहीं। इंडिया गठबंधन में अब धीरे धीरे जान आने लगी है। यूपी के बाद दिल्ली में गठबंधन लगभग तय हो गया है। बड़ी जानकारी इससे जुड़ी आपको दे रहे हैं, जो हमें सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों से यह अहम जानकारी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सहमति दिल्ली में बन गई है। दोनों के बीच सहमति सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो 4 और 3 का सामने आ रहा है। 4 आम आदमी पार्टी जिस पर चुनाव लड़ सकती है और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो दिल्ली को लेकर तस्वीर क्लियर हो सकती है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि तस्वीर साफ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का फॉर्मूला दिल्ली को लेकर क्या है वो आपको यहां पर उस फॉर्मूले को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी 4 सीट पर, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली। दूसरी तरफ कांग्रेस जिसको 3 सीटें मिल सकती हैं, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक, ये वो इलाके जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। और ये एक फॉर्मूला जो है 4 और 3 का, ये तय हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। अब और इसके पीछे की जानकारी हमारे पास क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, तो 4 और 3 का फॉर्मूला तय हो गया है क्या दिल्ली में?
जी बिल्कुल, देखिए पहले प्रेशर टैक्टिक्स था आम आदमी पार्टी की तरफ से शिरीन की, उन्होंने कहा था कि एक सीट हम कांग्रेस को ऑफर करते हैं, अगर उनको चाहिए तो अलायंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। कांग्रेस ने भी पोजीशन ले लिया था, बिल्कुल क्लियर कट ये कह दिया गया था कि एक सीट पर अलायंस नहीं होगा। इस बीच जिस तरह से चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को ओवरटर्न किया और एक तरह से यूनाइटेड इंडिया अलायंस वहां पर जीत करके उभरा, और जैसे इंडिकेशंस कांग्रेस सोर्सेस से हमें मिल रहे हैं कि गुजरात में जो भड़ूच सीट आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनको मिल जाए कांग्रेस पार्टी से, उसको कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कॉन्टेस्ट करने के लिए दे सकती है। हरियाणा में एक सीट पर अलायंस हो सकता है। ऐसे में बीच का रास्ता ये निकाला गया है और अब ये तकरीबन तय है कि संभवतः आज नहीं तो कल, अगले 24 घंटे में इस गठबंधन का दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 4 और 3 का फॉर्मूला जो आप दर्शकों को बता रही थी उसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाए। यूपी से कांग्रेस वालों के लिए खुशखबरी, गठबंधन के साथ ही अखिलेश को लेकर यह खबर है कि 25 फरवरी को न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। आगरा में राहुल की न्याय यात्रा जब वहां पहुंचेगी तो अखिलेश यादव भी उस दौरान साथ दिखाई दे सकते हैं। तो सीट बंटवारे पर सहमति के बाद अब न्याय यात्रा में भी दोनों का एक मंच पर साथ आना, आशीष, ये बड़ा मैसेज होगा कि अब सब कुछ ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, हमें वो वक्त अच्छी तरह से याद है शिरीन, जब प्रशांत किशोर इन दो लोगों को साथ में लेकर के आए थे और बड़ा प्रचार किया गया था यूपी के दो लड़के। अब वो दो लड़के एक बार फिर से साथ में हैं। आगरा का महत्व मुझे इस तरह से पॉलिटिकल लगता है कि वेस्टर्न यूपी का वो इलाका है जहां पर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आरएलडी के साथ 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ था और ये तीनों दल आपस में मिल करके लड़ेंगे। उनके बाहर जाने के बाद अखिलेश यादव का ये फैसला करना, जो कि अब तकरीबन तय है क्योंकि अलायंस हो गया, खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि सीट शेयरिंग एडजस्टमेंट हो जाए तो ही मैं न्याय यात्रा में शामिल होगा, खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें न्योता दिया है। तो ये एक बड़ा फॉर्मिडेबल मैसेज भेजेगा इंडिया अलायंस की तरफ से कि भले ही आरएलडी ने अपना पाला बदल लिया और एनडीए में चले गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरे दमखम से सिर्फ ईस्टर्न यूपी और बाकी इलाकों में नहीं, वेस्टर्न यूपी में भी अपना दम आजमाएगी। बिल्कुल, और जाहिर है कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये सुलह की खबरें तो सामने आ रही है, लेकिन कहां सुलह और कहां अभी भी कलह बनी हुई है, ये आप जल्दी से समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश 17 सीटें कांग्रेस को, 63 सीट पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये चीज जो है वो क्लियर हो गई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। दिल्ली की बात करें तो 3 सीटें कांग्रेस को और 4 पर आम आदमी पार्टी, इसका भी औपचारिक ऐलान जल्द हो जाएगा। बिहार कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट 7 सीटों का हालांकि अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। झारखंड की बात करें तो कांग्रेस आरजेडी जेएमएम 7 में है, यहां पर भी अभी सीटों को लेकर कुछ तस्वीर सामने नहीं आई है। गुजरात में भरूच सीट आम आदमी पार्टी को, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं, सीटों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। तो कहां सुलह कहां कलह, कुछ और जानकारी आपके सामने। पंजाब गठबंधन पर सवाल है लेकिन सीटों पर सहमति अभी नहीं बन पाई है, यहां पर भी। महाराष्ट्र में सीटों पर पेच अभी फंसा हुआ ही है, 39 सीट पर सहमति का दावा जरूर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो टीएमसी की अलग रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट यहां पर जो है वो साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात जम्मू कश्मीर की, एनसी पीडीपी कांग्रेस में पेच, सीटों का ऐलान भी अब तक नहीं है। केरल गठबंधन पर सवाल, कौन छोड़ेगा यहां पर सीट, तो अभी यहां कलह साफ दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, समय कम है लेकिन राहें अभी उतनी ही मुश्किल दिखाई दे रही हैं। और इस पर बात करने के लिए आशीष तो हैं, लेकिन अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, यूपी का मामला तय हो जाना, लेकिन अभी तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेच, सुलझाएंगे कैसे इतने कम समय में? निश्चित तौर पर श्रीन, और ये देखिए सबसे बड़ी चुनौती कहां पर आ रही है। एक तो जो महाराष्ट्र के लिए हम बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे बंगाल के लिए। बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी साफ कह चुकी हैं कि हम जो है अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी आ नहीं सकती है, ये लेफ्ट और टीएमसी आ नहीं सकती है। और केरल में जो है जो लेफ्ट है वो अपनी जो धाक जमाते हुए ये जो कांग्रेस से कह रही है कि यहाँ पर हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये इस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं, तो ये जो एक पेचीदा विषय है कि कहाँ कितनी सीट शेयरिंग होगी। हालांकि यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस ने छोटे भाई का जो है रुख अख्तियार किया है या रोल जो है सामने लिया है, वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिहाज से जरूर एक पॉजिटिव मैसेज देता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो जहां इंडिया गठबंधन अभी चर्चा ये कर रहा है कि कैसे जो अलायंसेस किए जाए, एनडीए गठबंधन चर्चा ये कर रहा है कि कैसे अब हम जो है अपने जो चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएं, कैसे उम्मीदवारों को फाइनल करें। और इसी वजह से आपको अंतर साफ नजर आएगा इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में।
ठीक है अंकित, आप रहिएगा मेरे साथ। और एक और बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। नई रणनीति बनाने में जुटी है इस वक्त समाजवादी पार्टी। और ये नई रणनीति है क्या? रणनीति है कि कई छोटे दलों को साथ लाया जाए और इसी कोशिश, इसी कवायद में इस वक्त समाजवादी पार्टी है। कई छोटे दलों से बातचीत जो है वो की जा सकती है, आगे उन्हें मनाया जा सकता है साथ आने के लिए, गठबंधन में शामिल होने के लिए, और इसी को लेकर इस वक्त विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ये नई रणनीति छोटे छोटे दलों को एक साथ लाकर अपना कुनबा बढ़ाने की समाजवादी पार्टी की एक कोशिश, और इसको लेकर कई बातचीत भी की जा रही है। आशीष, ये फॉर्मूला कि छोटे दलों को साथ लाकर एक बड़ी कोशिश की जाए, कितना कारगर होगा? और अभी बातचीत को लेकर क्या जानकारी है हमारे पास? किस किस दल से बातचीत हो रही है? देखिए, पहले तो ये सोर्सेज से जानकारी मिल रही थी कि 60 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बाकी 20 में वो दूसरी पार्टियों को अकोमोडेट करेंगे। काम बड़ा आसान हो गया। हालांकि ये कोई फर्स्ट चॉइस नहीं थी इंडिया अलायंस की। जब 7 सीटें खुद छोड़ करके आरएलडी नेता जयंत चौधरी चले गए हैं तो निश्चित तौर पर उतना और दूसरे क्षेत्रीय दलों को अकोमोडेट करना समाजवादी पार्टी के लिए आसान हो जाता है। 17 सीट उन्होंने कांग्रेस को दे दी है। हम सुन रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण, उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा, उनको भी सीट दी जाएगी। आप ठीक कह रही हैं, 1-2 और छोटे दल हैं जिनको साथ में लेने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये दिखाने की कोशिश है कि एक ग्रैंड अलायंस उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसा एक्सपेरिमेंट महागठबंधन बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया अलायंस की छतरी के तले बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन ये चुनौती दे पाएगी या नहीं, ये कोशिश ही देखना होगा। देखिए, 400 प्लस के लिए बीजेपी ने भी अपनी बड़ी तैयारी की है। तो विपक्ष एक तरफ तैयारी कर रहा है, बीजेपी की तैयारी भी उसी तरह से जोर शोर से जारी है। एमपी से शाह शुरू करेंगे चुनावी अभियान। 25 फरवरी को ग्वालियर में होंगे अमित शाह। 4 मार्च से बीजेपी के कई सम्मेलन होने हैं। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल में कई दिग्गज जुटेंगे और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जाएगा। तो मध्य प्रदेश से अमित शाह चुनावी अभियान शुरू करेंगे। 25 फरवरी को ग्वालियर से यह शुरुआत होगी। तो जो 400 प्लस का नारा है वो कैसे मुमकिन होगा, इसी को लेकर ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो ये मेगा प्लान है बीजेपी का 400 प्लस इस बार, वो कैसे होगा और क्या प्लान है, जरा इससे जुड़ी हुई जरूरी बातें भी मैं आपके सामने रख दूं। देखिए, 4 मार्च महाराष्ट्र नासिक में युवा मोर्चा का महासम्मेलन। इसके बाद अगली तारीख 5 मार्च की बिहार में पटना में ओबीसी का महासम्मेलन। 7 मार्च बंगाल में महिला सम्मेलन किया जाएगा और 9 से 10 मार्च की तारीख जब छत्तीसगढ़ में रायपुर में किसान मोर्चा महासम्मेलन होना है। तो अब मार्च की ये पूरी तैयारी आप देखिए और इसे समझिए कि कैसे बीजेपी मेगा प्लान के तहत अपनी चुनावी तैयारी, अपना अभियान आगे ले जा रही है। इससे जुड़ा अपडेट अंकित हमें बताएंगे। अंकित, निश्चित तौर पर शिरीन, देखिए ये जो अभी हमने तारीखें बताई हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि माना यह जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। और जिस बात का भी कुछ देर पहले आशीष और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से एक तरफ इंडिया गठबंधन अभी सीट शेयरिंग पे बात कर रहा है, वहीं एनडीए अपनी चुनावी तैयारियों पर जोर दे रहा है। और उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? खुद प्रधानमंत्री जिम्मेदारी संभाले हुए गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई वरिष्ठ नेता जिनको यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि अलग अलग राज्यों में जो चुनावी राज्य हैं वहां पर पहुंच करके अलग अलग सम्मेलन किए जाएं और जनता तक सीधे संवाद किया जाए। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें, अभी रविवार को मुख्यमंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी। बीजेपी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसी दौरान जब वो खत्म हुआ है, खुद प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मुख्यमंत्रियों की बैठक भी की है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जनता तक पहुंचा जाए और बताया जाए कि मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान जनता को कैसे सीधा फायदा हुआ है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपनी जो चुनावी तैयारियां हैं जोर शोर से शुरू कर दी हैं। जी ठीक है, तो बीजेपी का ये मेगा प्लान है जिसकी बड़ी तैयारी की जा रही है।